जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबुही खान और ब्रह्ममुहूर्त होने वाला है और एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूँ। कुछ दिन पहले एक ऐसी न्यूज़ मैंने सुनी थी कि मन बहुत ज़्यादा द्रवित हुआ था, मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। लेकिन उस वक्त मैं उस वीडियो पर उस रीज़न पर इसलिए वीडियो नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग भी समझ पाएंगे, कई बार ऐसा होता है जब मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो उस चीज़ के बारे में बोलने का भी मन नहीं करता। इतना ज़्यादा दुखी था मेरा मन। लेकिन आज मैंने उस खबर को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी, ऐसे ही जस्ट पढ़ रही थी अपना, क्योंकि स्टडी में अक्सर अधिकतर रात में करती हूँ। तो मैंने उस खबर को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी कि अगर बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ तो मेरा खून खौल गया। और मुझे लगा कि मैं अपने फेसबुक परिवार और सोशल मीडिया परिवार के साथ ये वीडियो ज़रूर आज शेयर करूँगी। हम सब ने देखा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडों ने, कार्यकर्ता भी बोलना मैं उनको ठीक नहीं समझती, शिवसेना के गुंडों ने नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपिटाई करी और इतनी ज़्यादा मारपिटाई करी कि उनकी आंख भी ऑलमोस्ट जाते जाते बची, इतना ज़्यादा उनकी आंख जख्मी हो गई थी। वो न्यूज़ हम सब ने देखी, पूरे नेशनल टीवी पे हर जगह थी। उसके बदले में जो शिवसेना के संजय राउत जी हैं, जो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन राज्यसभा मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सोचिए कि कैसे कैसे लोगों को हमने कहाँ बैठा रखा है। उसके क्लैरिफिकेशन में संजय राउत जी ने ये स्टेटमेंट दी कि स्वार्थ की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र के खिलाफ और राजनाथ सिंह भी रुचि ले रहे हैं इसमें, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन जो नेवी ऑफिसर हैं जिनके साथ ही अभद्र व्यवहार हुआ, उनको फ़ोन किया, उनसे फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा, उनसे जानकारी ली कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। उनको एक तरह से एक सम्मान दिया, एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट दिया कि नहीं, आप हमारे देश का एक बहुत अहम पार्ट हैं और हमारे डिफेंस स्टाफ हैं, तो आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपना एक कर्तव्य का पालन किया। अब संजय राउत जी को वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि राजनाथ सिंह जी भी इसमें रुचि ले रहे हैं। उनके हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस स्टाफ की वेलबींग में या डिफेंस स्टाफ के सम्मान में या डिफेंस स्टाफ के स्वाभिमान में कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये लोग खुद है वैसे ही दूसरों को समझते हैं। दूसरी एक स्टेटमेंट इन्होंने, संजय राउत जी ने जो दी, जिसके कारण वीडियो बना रही हूँ, वो सुनिए जरा। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि राज्य में रहने वाले नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि जो राज्य का प्रमुख है और संवैधानिक पद पर है, उसकी इज्जत करें। ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी क्योंकि वो जो नेवी के जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनके ऊपर शिवसेना के गुंडों ने इसलिए हाथ उठाया कि उन्होंने सोनिया गांधी जी की कोई कार्टून शेयर कर दी थी। तो संजय राउत की ये एक्सप्लेनेशन थी कि सोनिया गांधी जी एक ऐसे पद पे विराजमान हैं कि हमें उस पद का सम्मान करना चाहिए, और अगर उनके पद की बेइज्जती करते हुए कोई कार्टून शेयर हो रही है तो लोगों में गुस्सा होना जायज़ है। आर्मी के, नेवी के रिटायर्ड अफसर पे हाथ उठाना भी उनके हिसाब से जायज़ है। डिफेंस स्टाफ में एक बहुत अहम जो एक एस्पेक्ट होता है, हमारे डिफेंस स्टाफ में जल थल वायु सेना आती है, उसमें से हमारी नेवी के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर हाथ उठाना उनके हिसाब से जायज़ है, क्योंकि उनकी राजमाता सोनिया गांधी जी की कार्टून शेयर कर दी थी। मुझे इन लोगों पर गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है कि ये लोग कैसे हमारे संविधान का नाम लेकर अपने हर नाजायज काम को, अपने हर क्राइम को जस्टिफाई करते हैं। मैं संजय राउत जी से बोलती हूँ कि इस जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं ना, इसको उठा के एक बार पढ़ लीजिए कभी। इस संविधान को हमेशा बचाने की बात मत करा करिए, संविधान को हमेशा अपनी राजनीति करने के लिए इस्तेमाल मत करा करिए। इस संविधान को उठा के पढ़ लीजिए। टाइटल्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो अंग्रेजों के टाइम पे टाइटल्स हुआ करते थे, सर और लॉर्ड, इस तरह के जो टाइटल्स होते थे वो अबॉलिश कर दिए गए थे हमारे देश में। हमारे देश के विभाजन के बाद टाइटल्स का, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ गया था कि नो मोर टाइटल्स विल बी यूज्ड, कोई स्टेट को कोई टाइटल किसी को देने का। लेकिन वो एक्सेप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में हमारे मिलिट्री स्टाफ को दिया जाता है, हमारे डिफेंस स्टाफ को एक्सेप्शन दिया जाता है
यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जब कहीं इंट्रोडक्शन दिया जाएगा तो लिखा जाएगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर किसी डिफेंस स्टाफ का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा तो लिखा जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल, इवन इफ द स्टाफ इज रिटायर्ड, सर्विंग स्टाफ तो छोड़िए, अगर वो रिटायर भी हो गए हैं, जैसे मेजर जनरल जीडी बख्शी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेजर जनरल कहलाएंगे, नो मैटर वेदर ही इज रिटायर्ड और नॉट। मेजर गौरव आर्य अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेजर कहलाएंगे। तो ये जो टाइटल है, ये जो उपाधि है, ये हमारे देश का संविधान हमारे मिलिट्री स्टाफ को देता है। जो वो हमारे देश के लिए करते हैं, जो उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है हमारी सुरक्षा के लिए, जो हम सम्मान के साथ जीते हैं, जो हम बैठ के नेशनल टीवी पे डिबेट्स कर पाते हैं, अपने घरों में बैठ के अपने परिवार के साथ सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं, जो योगदान है हमारे डिफेंस स्टाफ का, उसकी भरपाई करने के लिए या उसको हमारी तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट है कि उनको वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं, आजीवन डिजर्व करते हैं। तो टाइटल, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टाइटल सिर्फ तभी तक टाइटल रहता है जब तक वो उस टर्म में है, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन मिलिट्री स्टाफ का जो टाइटल होता है वो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, भले ही वो सर्विंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो। लेकिन ये तुच्छ राजनीति करने वाले, ये फुटकर राजनीति करने वाले लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और देती हूँ। ये सिर्फ शिवसेना के संजय राउत जी नहीं है, थोड़े टाइम पहले तक कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी, जो शीला दीक्षित जी के स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बेटे हैं, उन्होंने हमारे वक्त के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी को सड़क छाप गुंडा बोला था। जो आज के टाइम में बिपिन रावत जी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो सोचिए कि इन लोगों की हैसियत भी क्या होती है कि ये मिलिट्री स्टाफ के बारे में या हमारे डिफेंस स्टाफ के बारे में किसी भी, चाहे कोई, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि एक सैनिक के भी खिलाफ इन लोगों का बोलने, इनकी कोई औकात नहीं है किसी भी तरह से, इनकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे मिलिट्री और डिफेंस स्टाफ के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करें। लेकिन ये लोग करते हैं, चाहे संजय राउत जी हों शिवसेना के, चाहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी हों। और अभी थोड़े टाइम पहले एक लेखक तपन घोष जी ने बोला था कि इंडियन आर्मी अपने लोगों को मारती है और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन गौरक्षक हैं। ये स्टेटमेंट हमारे कंट्री में एक लेखक है तपन घोष जी, उन्होंने दिए थे। तो मैं टीवी डिबेट पे इनवाइटेड भी थी इस टॉपिक पर, तो मैंने यही बोला था कि तपन घोष जी को कुछ दिन के लिए सियाचिन पार्सल, उनको पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी क्या करती है। तो देखिए, ये जिस तरह की भारत विरोधी मानसिकताएं हैं, ये कोई एक चीज नहीं है, कोई ये सिर्फ एक एस्पेक्ट, एक कैटेगरी नहीं है जो ये इस तरह की बातें करते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ, इस वीडियो में भी रिपीट करूंगी कि ये वामपंथी हैं, ये जिहादी हैं, ये माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल पावर्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, और इन सबको मिलता है पॉलिटिकल संरक्षण। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको सिर्फ तुच्छ और फुटकर राजनीति करनी है, जिनको सत्ता में सिर्फ पैसा कमाने के लिए और राज करने के लिए रहना है, जिनका देश से, देश के संविधान की से, देश के भविष्य से, देश के आत्मसम्मान से, देश के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है, ये सब लोग आपस में एक हो जाते हैं। और इन लोगों के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। बार बार टाइम टू टाइम ये लोग उंगली उठाते हैं, बार बार ये लोग टाइम टू टाइम सवाल करते हैं। ये लोग कभी आतंकवादियों के ऊपर सवाल नहीं करते, ये लोग कभी भारत विरोधी लोगों के ऊपर सवाल नहीं करते। ये लोग यूरी अटैक होता है हमारे ऊपर और उसके बदले में हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा देंगे। हमारे देश में पुलवामा अटैक होता है और हम उसके बदले में बालाकोट अटैक करते हैं, तो ये लोग बालाकोट अटैक पे सवाल उठा देंगे। अभी चाइना के काफ़ी हमने स्ट्रैटेजिक पोस्ट जो जीती हैं चाइना से हमारी आर्मी ने, आई थिंक हिल टॉप, ब्लैक टॉप, ऐसी काफ़ी पोस्ट हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं, जो चाइना इन तुच्छ मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करके हमसे जीत चुका था। उन पोस्ट्स को वापस हम जो जीत के लाए हैं, उस वक्त भी ये सब लोग सवाल हमारी सरकार पे और हमारी आर्मी पर ही उठा रहे थे। कितने सैनिक आपने मारे, बालाकोट में कितने लोग शहीद करे, वहां तो आपने सिर्फ ये गिराया है,
क्या बोलते हैं, सिर्फ बॉम्ब गिराए हैं, आपके कितने सैनिक शहीद हुए, आपने कितने आतंकवादियों को मारा, इस तरह के अल्फाज ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी जी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं, खैर वो उनके ख्वाबों की बात हो गई, इस तरह के ये लोग हैं। और जिहादी तो खुल्लम खुल्ला आतंकवादियों के लिए बोलते हैं कि वो शहीद हुए। कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो बोले कि वो शहीद हुए। हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो उनकी शहादत पे सवाल करते हैं, और आतंकवादी जो कुत्ते की मौत मारा जाता है उसकी मौत को शहादत बोलते हैं। तो देखिए कि सीधा सीधा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। चाइना में अभी हमने जब हमारा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में हमारे 21 सैनिक शहीद हुए, उसके बदले हमने आई थिंक 105-100 से भी ज्यादा पीएलए जो चाइनीज सैनिक थे उनको मार गिराया। उसके ऊपर भी ये लोग बार बार सवाल कर रहे थे, आपके कितने शहीद हुए, उनके कितने मरे। तो इन लोगों की जो दिल की टीस है वो साफ टाइम टू टाइम हमें दिखाई देती है। मैं तो कहती हूं कि इन लोगों को अभी जो हमने टॉप्स चाइना से जीती हैं, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तकरीबन 6 घंटे की चढ़ाई करने के बाद पहाड़ों पर 6 घंटे की चढ़ाई करने के बाद वो पोस्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक पोस्ट उनको इसलिए बोला जाता है कि वो उस हाइट पर हैं कि जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया है, जो हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है, उस हाइट से वो सारा एरिया बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो वो वॉर स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो हमने जीती हैं। यही रीजन है कि ये लोग बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही रीजन है कि ये लोग बार बार हमारे सैनिकों को, हमारे डिफेंस स्टाफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखला चुके हैं। इनके जो चाइना पाकिस्तान वाली स्ट्रैटेजी है और ये सारे जो एंटी नेशनल मैंने नैरेटिव बनाए हैं, इनकी सबकी स्ट्रैटेजी इनको खतरे में, इनका भारत विरोधी एजेंडा इनको खतरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को, जो ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमारे मिलिट्री, हमारे डिफेंस स्टाफ को, आधा घंटा सीढ़ियां तो चढ़ के देख लीजिए। 6 घंटे की चढ़ाई करके जो पोस्ट हम जीते हैं उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। सीढ़ियां तो चल के देख लीजिए 15 मिनट लगातार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने परिवार से दूर रह के तो देखिए। मैं बहुत सारे ऐसे जल थल वायु सेना के परिवारों से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड रही हूँ। मैं देखती हूँ कैसे वो आर्मी की जो महिलाएं होती हैं उनको भी मैं बहुत नमन करती हूँ, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ कि ना ही सिर्फ उनके हस्बैंड या बेटे बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा करते हैं, बल्कि वो भी अपने घर में एक देश के लिए एक सैनिक का, एक क्रांतिकारी का काम करती हैं। किस तरह से वो अपने बच्चों को अकेले रेज करती हैं, किस तरह से मैं सोचती हूँ कि जब बॉर्डर पे टेंशन चल रही होती होगी तो कैसे उनको हर फोन की घंटी में एंजाइटी होती होगी, कैसे उनको हर डोर बेल पे डर लगता होगा कि कोई बुरी खबर ना आई हो। वो डर, वो एंजाइटी और उस भय में जीना वो वही इंसान समझ सकता है जो एक्चुअली उसको जिया हो या जी चुका हो, या जो ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहा हो, जिन्होंने देखा हो। तो देखिए ये लोग ये सब चीजें नहीं समझेंगे, क्योंकि ये तो मैं कहती हूँ कि ये भारत विरोधी तो छोड़िए, ये तो मानवता विरोधी मानसिकता है। ये अपने परिवार के, अपने बाप के, अपने देश के, अपनी मिट्टी के किसी के भी ना होने वाले लोग हैं। ये सिर्फ लालची सत्ता के लोभी लोग हैं। ये सिर्फ धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाना चाहते हैं। उसके चक्कर में ये किसी को भी बुरा बोल सकते हैं, वक्त आने पे गधे को भी बाप बना सकते हैं, थाली के बैगन की तरह इधर से उधर लुढ़क सकते हैं। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई किसी तरह का सम्मान नहीं है इनकी नज़र में देश के लिए या देश के डिफेंस स्टाफ के लिए। सियाचिन का बेस कैंप जो है हमारा, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आई थिंक ऑलमोस्ट 24,000 फीट की ऊंचाई पर है एल्टीट्यूड उसका। आप सोचिए इतनी ऊंचाई है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। वहां पे हमारे सैनिक ना ही सिर्फ रहते हैं बल्कि लड़ते हैं। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? वहां का मतलब इतना ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, -60 डिग्री के नीचे वहां का टेम्परेचर जाता है। वहां पे एवलांच के होने की कितना ज्यादा खतरा रहता है, वहां पे हाई स्पीड विंड्स का खतरा रहता है, और एल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वहां पर होती हैं। तो सिर्फ शहीद होने का ही खतरा नहीं है, वहां पे और भी कितने तरह के खतरों के बीच में हमारे सैनिक वहां पे हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो उस चीज का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज आप लोगों को देना चाहती थी और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक चीज़ मुझे मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे साथ शेयर किया था, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि इंडियन आर्मी महिलाओं का इतना सम्मान करती है, सुबुई जी, महिलाओं और बच्चों का इतना सम्मान करती है।
उस वक्त शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि 4 महीने के बच्चे को उन लोगों ने वहाँ पे मार दिया, इतनी ठंड में बच्चे को लेकर बैठ गए। तो यही डिस्कशन हमारा चल रहा था कि ये भारत विरोधी मानसिकता है, औरतें और बच्चों को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ क्यों खड़ा कर रही हैं, क्योंकि हमारी नेशनल एथोस ऐसी हैं कि औरतों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, बच्चों को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने जो एग्जाम्पल दिया था वो मैं आपको बताना चाह रही थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमें पता होता है कि सामने वाले घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। सपोज करिए 3 टेररिस्ट सामने वाले घर में छुपे हुए हैं, हम उनको दूर से ही रॉकेट लॉन्चर मार के खत्म, लेकिन हम उस घर में अंदर जाके उनसे डायरेक्ट हेड ऑन फाइट करते हैं, क्योंकि पता होता है कि वो किसी के घर में छुपे हुए हैं और उस घर में औरतें और बच्चे भी हैं। तो जो काम हम दूर से रॉकेट लॉन्चर फेंक के कर सकते हैं, वो उस घर के नजदीक जाके और डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट करके, हेड ऑन फाइट करके, हमारे जो काम बिना किसी सैनिक के शहीद हुए हो सकता है, वो हम 10 सैनिक शहीद करके वो काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई बेगुनाह ना मारा जाए, सिर्फ इसलिए कि कोई औरत या बच्चा ना मारा जाए। तो ये जब मैंने सुना था, मैं वाकई आई गॉट वेरी इमोशनल। मुझे सही में लगा कि ये लोग किस तरह से हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, कितनी गहराई से ये लोग चीज़ों को सोचते हैं। और ये तुच्छ मानसिकता वाले लोग, इन लोगों की औकात हो जाती है कि हमारे मिलिट्री स्टाफ और हमारे डिफेंस स्टाफ के खिलाफ आके इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश जरूर देना चाहती हूँ। सरकार के लिए भी मेरी तरफ से एक संदेश है और समाज के लिए भी मेरी तरफ से एक संदेश है। समाज को तो मैं देखिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि मिलिट्री का दिल से बहुत ज़्यादा सम्मान कीजिए। मैं जानती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। कहीं भी आपको कोई भी डिफेंस स्टाफ दिख जाए, उनको सैल्यूट करिए, उनको नमन करिए और दिल से मानिए, महसूस करिए उस फीलिंग को। पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़ कि किस किस चीज़ से उन लोगों को गुजरना पड़ता है, किस किस चीज़ से उनके परिवार वालों को गुजरना पड़ता है, किस जज्बे के साथ वो हमारे भारत माता की सुरक्षा करते हैं। और उनके उस जज्बे की वजह से, उनके उस समर्पण की वजह से, और हम लोग इतने इज्जत के साथ, सम्मान के साथ और खुले दिल के साथ इस देश में रह पाते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। अगर वो लोग नहीं हो तो जितनी बुरी तरह से हमारे बॉर्डर इश्यूज़ क्रिएट कर दिए गए, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, एक तरफ चाइना खड़ा है, हम लोग इतने सम्मान के साथ और इतने निडरता के साथ ज़िंदगी जीना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि कोई भी बेइज्जती करे हमारे डिफेंस स्टाफ की, तो लड़ जाइए। एक एक भारतीय को सैनिक बन जाना चाहिए। वो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो हम लोगों को इस देश में उनके लिए लड़ना है। किसी भी इंसान की ये औकात नहीं होनी चाहिए कि हमारे मिलिट्री स्टाफ की, डिफेंस स्टाफ की बेइज्जती करके निकल जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। किसी की औकात नहीं है हमारे मिलिट्री स्टाफ की बेइज्जती करना। और जैसे हमारा आर्मी, हमारा नेवी, हमारी इंडियन एयरफोर्स हमारे लिए लड़ती है, ऐसे हम लोगों को देश में लड़ना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। दूसरा मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ। अभी जब मैं ये सब सोच रही थी, तो मनन कर रही थी, तो एक और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब कभी कोई सैनिक या कोई भी हमारा मिलिट्री स्टाफ हम लोगों के लिए शहीद हो जाता है, तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस मोहल्ले के भी वो हैं, जिस एरिया में भी वो रहते हैं, उनके मोहल्ले वाले मिलके एक पत्थर या एक कोई टोम्ब या किसी भी तरह का उनको सम्मानित करने के लिए उनके घर के बाहर एक मेमोयर टाइप का या कोई एक संदेश होना चाहिए कि ये शहीद का घर है, ताकि इंसान वहां से निकले, नमन करते हुए निकले, उनको याद करते हुए या फूल चढ़ाता हुआ निकले, और सभी मोहल्ले वालों को मिलजुल के ये देखने के बाद उनके घर में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो कैसे चल रही है, कोई शादी तो नहीं होनी है घर में, उनके परिवार वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये चीज़ मैं सिर्फ मॉनेटरी सपोर्ट के लिए, पैसे के सपोर्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ। देखिए, ये हम लोगों की मानसिकता, जो ये वेस्टर्न कल्चर और जितनी भी भारत विरोधी मानसिकता हैं, इन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा मनी सेंट्रिक कर दिया है। हम लोग हर चीज़, हम लोग किसी से सर्विसेज लेते हैं, हम उसको पैसा दे देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, हम दाम दे देते हैं, हम और यही रीजन है कि हमारे हर सेक्ट का सम्मान टूट गया है। एक एक सेक्ट का सम्मान टूट गया है तो पूरे देश का आत्मसम्मान टूट गया है। हम सबको एक दूसरे के आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को जगाने की जरूरत है। तो उसको प्लीज याद रखिए, उनको सम्मान दीजिए,
पूरे एक परिवार की तरह, और सब लोग मिलके करेंगे तो किसी के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। हम लोग जब शहीद होता है कोई तो कुछ टाइम के लिए उनको याद करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग करते हैं। ये हम लोग प्लीज़ ना करें, ये मैं समाज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और बाकी आप सब समझदार हैं, हमारी नेशनल एथॉज है, हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो मेरे इस मैसेज को प्लीज़ दिल से मनन करिएगा, सोचिएगा। और सरकार के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे डिफेंस स्टाफ के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसी भी तरह की कोई गलत बयानी करता है, तो उन पे देशद्रोह के चार्ज लगने चाहिए। क्योंकि ना ही वो सिर्फ हमारे आर्मी के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग है, बल्कि वो हमारे इस संविधान की भी बेइज्जती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती है, जिसको बचाने का हवाला दे देकर ये लोग संविधान की ही धज्जियां उड़ाते हैं। इस संविधान का ही आर्टिकल 18 हमारे डिफेंस स्टाफ को वो सम्मान देता है जो सबसे ऊपर है, तो हम इसको ना भूलें। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग या तो अलग से कोई कानून लाइए, या देशद्रोह का जो ऑलरेडी कानून है उसके अंदर ही कोई अमेंडमेंट ले आए, और इस तरह की बयानबाजी करने पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह के चार्ज लगने चाहिए जो भी हमारे डिफेंस स्टाफ के खिलाफ उंगली उठाता है। और महाराष्ट्र से हमें टाइम टू टाइम इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कभी अगर देश के फेवर में कोई आवाज़ उठाती हैं तो उनका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, किस तरह के लोगों ने पूरा बॉलीवुड को अपने क्लचेज में, ना ही सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को अपने क्लचेज में लिया हुआ है। तो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा, मेरे पास महाराष्ट्र से ही बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं कि महाराष्ट्र में जो कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हैं, इन लोगों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए रमज़ान में बहुत सारे, जब बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे सेंटर के कि बंद रहना है, कुछ नहीं खुलना है, इन लोगों ने उस टाइम में भी मार्केट्स खोले रखे अपीज करने के लिए। उसकी वजह से कोविड बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैला। और अभी जो हमारे नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर के साथ जो हुआ है, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो मैं उनसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ उन सभी देशद्रोही विचारधाराओं की तरफ से जो आप किसी भी तरह से उनको आपको उन्होंने कोई शारीरिक चोट पहुंचाई, आपके दिल को जो उन्होंने दुखी किया। पूरा देश आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ की सीरियसनेस समझी और उन्होंने पर्सनली उन नेवी के रिटायर्ड अफसर को कॉल करके जो भी उन्होंने उनको सम्मान दिया होगा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो इसी तरह की सिचुएशंस के लिए होता है कि जब हमारी कंट्री का कोई भी पार्ट किसी भी तरह की कोई ख़तरे में हो, कोई सिक्योरिटी हमारी कंट्री के किसी पार्ट की थ्रेट में हो, किसी भी तरह की वॉर होने की चांस हो, या एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या आर्म्ड रिबेलियन हो, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सेंटर और स्टेट को अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में वो स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अगर ये लोग हमारे डिफेंस स्टाफ के खिलाफ एक मारपीट कर सकते हैं और उनके ऊपर एक तरह की जंग छेड़ सकते हैं डिफेंस स्टाफ के खिलाफ, और तो ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक वॉर वेज करना है, ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से आर्म्ड रिबेलियन ही है। क्योंकि कुछ ना कुछ उनके पास अगर कुछ हथियार होंगे, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं तो वहाँ थी नहीं, तो मैं इसको आर्म्ड रिबेलियन ही कहूँगी। उनकी आंख फूट सकती थी जितना उनको चोट पहुँचाई गई है। और एक्सटर्नल अग्रेशन भी है क्योंकि पूरा अंडरवर्ल्ड ने महाराष्ट्र को अपने क्लचेस में ले लिया है, और पूरा बॉलीवुड जो अभी तो हमारी एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो पूरा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड एंड ड्रग माफिया के क्लचेस में आ चुका है। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल अग्रेशन भी है। तो हमारे संविधान के जो पार्ट 18 में जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, मुझे लगता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स इमरजेंसी लगाने के लिए, वो सारी ही चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। तो अगर आप ठीक समझें तो प्लीज़ महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उस हुंडों की सरकार को महाराष्ट्र से हटाया जाए जो ना महिला का सम्मान करते हैं, ना देश का सम्मान करते हैं, ना स्टाफ का सम्मान करते हैं, और ना ही हमारे संविधान का सम्मान करते हैं। ये लोग इस लायक नहीं हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के राज्यसभा में बैठें। जिस संविधान की शपथ खा के ये लोग संसद में बैठते हैं, उसी संविधान की ये लोग आए दिन धज्जियां उड़ाते हैं। तो इसकी सीरियसनेस को प्लीज़ देखा जाए। ये संदेश देने के लिए आज मैं आई थी। जय हिंद, वंदे मातरम।